बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। छोड़ दीजिए सब कुछ, देखना है तो सिर्फ ये क्लिप देखिए। इस वक्त वायरल है इमरान खान का क्लिप। मौजूदा हालात पर जो वारदात डाली गई है, आईनी तरमीम की गई है, ये की तो आज की गई है, लेकिन इमरान खान का एक क्लिप वायरल है क्योंकि इससे अच्छा कोई एक्सप्लेन नहीं कर सकता। चाहे कानूनी मामलात के लिहाज से देखें, सियासी मामलात के हवाले से देखें कि ये जो कुछ किया गया है कि जजेस की तैनाती खुद सियासतदानों ने, हुकूमत ने अपने हाथ में ले ली है, इससे क्या तबाही हो सकती है। ये इमरान खान ने जो बातें की थी वो बिल्कुल सही लगती हैं और इसीलिए ये क्लिप वायरल है और इस पर हर कोई अब बात कर रहा है। ये पूरा क्लिप 2 मिनट 19 सेकंड का सुनने वाला है, तो कुछ इसके सुनते हैं और साथ उस पर बात करते हैं। पार्लियामेंट्री कमेटी को जजेस की सिलेक्शन में मैं इसका सख्त मुखालिफ हूँ, क्योंकि ये जुडिशरी की इंडिपेंडेंस की बुनियाद के खिलाफ है कि आप जज का फैसला करेगा एक पॉलिटिशियन, वो पॉलिटिशियन जो कि पार्लियामेंट में बैठा है, जिधर से जिसमें वजीर भी बैठे हैं और एग्जीक्यूटिव भी पार्लियामेंट से आ रहे हैं, वो कोशिश करें लोगों को बताने की कि ये अमेरिका के अंदर जजेस का एक सेनेट के अंदर हेयरिंग होता है। अच्छा, पहली चीज ये कि देखिए कि वजीर या हुकूमत के लोग लगाएंगे जज, तो वो जाहिर है कि अपना जज लगाएंगे और उन्होंने अगर करप्शन करनी है, उनके खिलाफ कोई केसेस हैं, तो वो जज जो उन्होंने अपना लगाया हुआ, खुद लगाया हुआ है, क्या वो उनके खिलाफ सही तरह इंसाफ करेगा या उनको फायदा देगा? तो ये बात इस क्लिप से क्लियर हो जाती है। अब जो मिसाल दी जाती है अमेरिका की, उसका भी जवाब इमरान खान ने क्या दिया है, सुनिए। सेनेट में से प्रेसिडेंट और उसकी एग्जीक्यूटिव नहीं आता, सेनेट भी एक चेक होती है एग्जीक्यूटिव के ऊपर। यहाँ पार्लियामेंट से ही प्राइम मिनिस्टर निकलता है, वजीर निकलते हैं और उधर वही पार्लियामेंट फैसला करेगी कौन जज बन सकता है, कौन। जो पार्लियामेंट में है जो आईन बना सकती है। और अच्छा, अब आप तलत हुसैन साहब के सवाल सुनिएगा, जवाब भी। तो इमरान खान अमेरिका का भी बड़ा भरपूर जवाब दे रहे हैं कि वहां पर सेनेट अलग चीज है और वहां पर हेयरिंग होती है जजों की। अमेरिकी सदर का उस पर उस तरह कंट्रोल नहीं होता, वो एक अलग तरीके से डायरेक्ट होकर आता है सदर, इलेक्शन का फर्क है। तो यहां तो यही पार्लियामेंट, यहीं से लोग वजीर बनने हैं, वही वजीर, हत्ता के फॉर्म 47 वाले जिन्होंने जजों के सामने, फारूक नाइक जैसे हैं जिन्होंने जजों के सामने जाना है, आजम नजीर ताड़ जैसे हैं जिन्होंने प्रैक्टिस भी करनी है, उन्हीं जजों के सामने जाना है। तुम्हें तो मैं लगा रहा था, तुम्हें हटा सकता हूं, तुम्हें मैं दोबारा किसी और जगह ले जा सकता हूं, तुम्हें चीफ जस्टिस बना सकता हूं, तो मैंने पेश भी होना है, मेरे फायदे भी सोचो और सारा कुछ। तो ये बिल्कुल तबाही है। और इमरान खान के बारे में इसलिए कहा जा रहा है कि जेल से भी इमरान खान ने मौजूदा हालात पर क्या कमाल तबसरा किया, क्योंकि ये कोशिश पहले भी हुई थी। ये 2010 का क्लिप है और सुनते जाइए और आपको लगेगा कि मौजूदा हालात पर इससे बेहतर तबसरा हो ही नहीं सकता। आइन के अंदर तरमीम कर सकती है और आइन जो मखरज है, जो सोर्स है तमाम इंस्टीट्यूशंस की पावर का, अगर वो अपने कलेक्टिव विजडम के साथ 268 प्लस वोट्स के साथ एक स्टेप लेती है तो जजेस को एहतराम तो करना चाहिए कलेक्टिव विजडम का। कलेक्टिव विजडम या कलेक्टिव इंटरेस्ट, सेल्फ इंटरेस्ट। कमाल जवाब है कि जी देखिए, पार्लियामेंट सुप्रीम है, सारे मिलकर अगर ये फैसला कर रहे हैं, 2/3 अक्सरियत से फैसला कर रहे हैं, तो इसका एहतराम होना चाहिए, क्योंकि वो पार्लियामेंट सुप्रीम है। जी पार्लियामेंट सुप्रीम कलेक्टिव विजडम, सारों की मिलकर हिकमत या इंटरेस्ट या उनका जाती मफाद, तमाम सबका, सारी जमातों का उनका जाती मफाद, पीपल्स पार्टी का जाती मफाद, नून लीग का जाती मफाद, MKM का जाती मफाद, वो सारे जो बने बैठे हैं कि जी हम ही हैं और पीपल्स पार्टी अपोजिशन बनी हुई है। अंदाजा लगाइए कि जी अपोजिशन में है हम, कहां से अपोजिशन की, जी हम हुकूमत में नहीं है, हुकूमत का हिस्सा है, उनसे बढ़कर हिस्सा है। बिलावल आगे आगे थे इसमें करने में, आप सोचिए जरा। तो उसका जवाब है कि जात के लिए कर रहे हैं, सेल्फ इंटरेस्ट के लिए। क्या ये इसलिए इन्होंने किया कि मुल्क की बेहतरी है या इनकी अपनी जाती बेहतरी? नंबर 1 प्रॉब्लम पाकिस्तान का करप्शन, क्योंकि जो पावर में आता है वो मुल्क को दोनों हाथों से लूटता है और ये हमारी तारीख है। इसी वजह से तीसरी दुनिया, क्योंकि जो जुडिशरी है वो हुकूमत का हिस्सा बन जाती है। जो मुल्क कामयाब डेमोक्रेसीज है उनकी सबसे बड़ी खूबी ये है कि अगर मैं आज वजीर भी बैठा हूँ, मुझे अदालत इंसाफ के कटारे में खड़ा कर सकती है। अब इन्होंने जब पार्लियामेंट्री कमेटी के हेड और पॉलिटिशियंस बना दिए जो फैसला करेंगे जजेस के ऊपर, जिनमें से कहीं क्रेडेंशियल्स ठीक नहीं है, पार्लियामेंट में जाली डिग्रीज वाले बैठे हैं, करप्शन वाले केसेस बैठे हैं, एनआरओ वाले बैठे हैं, मुझे बताएंगे क्या वो चाहेंगे? सोचिए जरा, एनआरओ वाले करप्ट लोग बैठे हैं, वो कोई ऑनेस्ट जज लगाना चाहेंगे? वो इसलिए अपने हाथ में रखना चाहते हैं कि वहां से उनको कोई चैलेंज ना आए और लूटमार होती रहे। जिस तरह इन्होंने नैब में तरमीम की कि जी नैब का खात्मा हो जाए, सारे केसेस 1100 अरब रुपए के इन्होंने खत्म करवा लिए, ये सब कुछ इन्होंने किया है। तो देखिए कि इस पर इमरान खान ने कितना बेहतरीन तबसरा किया और किस तरह जवाब दिया। और तरीके इंसाफ उन्होंने कहा कि मैं बनाई इसलिए, हमेशा ये कहते हैं कि इंसाफ होगा अगर यहाँ पर अदलिया हमारी ठीक हो जाए। और ये एक बहुत
जबरदस्त दानिश्वर ने मुझे बताया था कि अगर आपने एक काम कुछ अच्छा करना है इस मुल्क में, नहीं एक चीज आ रहा है, इतना बिगाड़ है कि कहें कि अच्छा कुछ एक चीज ठीक कर लें जिससे सब चीजें ठीक होने लग जाएं, तो वो हमारी अदलिया है कि किसी ना किसी वक्त कहीं ना कहीं उससे आपको गुजरना होगा। वो आप ये समझे कि ऐसा फिल्टर है कि किसी के साथ जुल्म हो रहा है, किसी डिपार्टमेंट में करप्शन हो रही है, कुछ मुल्क में खराब हो रहा है, तो आप वहां जाएंगे, वहां से इंसाफ होगा तो वो चीजें ठीक होने लगेंगी। सबको पता होगा हो ये अदलिया आजाद है, ये जज आजाद हैं और इसे ही फैसला कर देंगे, तो इसलिए ताकतवर भी डरेगा, कोई गलत काम नहीं करेगा। लेकिन यहां तो इन्होंने सब कुछ अपने हाथ में ले लिया। अब बाकी हिस्सा सुनिए। इंतजार हो जाए, लेकिन यार इस्लाम फंसे हुए एक सिस्टम में मेरे ऊपर एक छोटा सा तबका बैठे में खून चूस है, थोड़ा नीचे चुप करके फंसे हुए वो कभी झोंगे के नाम में आ जाते, कभी डिक्टेटरशिप में नाम। तो क्या हम इनके खिलाफ अगर हम कुछ करेंगे नहीं तो जब आवाज नहीं बुलंद करेंगे तो क्या करेंगे? आपने तो आया पॉलिटिक्स में इसलिए कि मैं समझ, तो ये खून चूस रहे हैं, उनके खिलाफ जद्दोजहद ना करें तो क्या करें? और इसी की पादाश में इमरान खान आज भी सियासी कैदी है, इसलिए अंदर रखा है कि इससे शराफी के खिलाफ ना बोले, इसके खिलाफ रेजिस्ट ना करे, जद्दोजहद ना करे। वो कहना नहीं इतना ज्यादा इज्जत दी, मैं अपने माशरे को ठीक करने की कोशिश कर, आप इस दुनिया में किसी मकसद के लिए आए। इमरान खान करोड़ रुपया बना सकता है, कोई काम के बगैर 4 क्रिकेट के ऊपर बातें करूं, मुझे कुछ करने की जरूरत नहीं। मैं इसको जिम्मेदारी समझता हूँ एक इंसान होते हुए। मेरा दीन मुझे इंसान बनाता है और इंसानियत का तकाजा यह है कि मैं माशरे की फिक्र करूं, अपनी फिक्र ना सिर्फ करूं। 2 मिनट 19 सेकंड का क्लिप कमाल है। और आप ये देखें, ये बात दुरुस्त है, इसको तो कोई डिनाई नहीं कर सकता कि इमरान खान आज भी किताब लिख दे तो बेस्ट सेलर होगी, आज भी दुनिया का सबसे महंगा क्रिकेट का कमेंटेटर हो सकता है। और ये हुआ है पहले भी, सिर्फ वर्ल्ड कप आ रहा है तो उसमें उस वक्त की बात है, अब तो उन्होंने छोड़ दिया। इसके बाद ही इनको खैबर पख्तूनख्वा में गवर्नमेंट मिली थी और उसके बाद भी काफी जद्दोजहद रही। तो वो कह रहे हैं कि जी मैं तो करोड़ों रुपए ऐसे कमा सकता हूं, लेकिन कोई मकसद तो होना चाहिए। तो जनाब ये एक क्लिप है जो वायरल है, उसकी वजह मैंने आपको बता दी, क्या इसमें दलील उन्होंने दी। अच्छा अब ये सुनिए, हामिद खान साहब को अब बड़े एहसास हो रहे हैं, ये काजी साहब के बड़े फैन हुआ करते थे। कहते हैं मैं जस्टिस याया अफरीदी को अपील करता हूं कि अपनी बारी पर आओ, तुम्हें लोग अच्छा जज समझते हैं, तुम्हारा माजी बेदाग है, खुदारा ओहदे के लिए खुद को खराब मत करो, पहले मंसूर अली शाह को आने दो, फिर जस्टिस मुनीब को, तुम्हारा नंबर 3 है। हामिद खान की नए चीफ जस्टिस याया अफरीदी से अपील है और ये उन्हीं की जुबानी सुनिए। हम तो उसे चीफ जस्टिस मानेंगे और याया अफरीदी वो अच्छा जज है, उसको ये कबूल नहीं करना। आज हम अपील कर रहे हैं उसके पास कि तुम्हारा अभी तक अच्छा रिकॉर्ड है, तुम्हें लोग अच्छा जज समझते हैं, तुम अपनी बारी पे आओ चीफ जस्टिस, तुम्हारी बात। बहरहाल अब ये तो काम हो गया और हामिद खान साहब कहते हैं हम इस पर कैंपेन चलाएंगे, जद्दोजहद करेंगे। लेकिन जो अंदर की खबरें हमने आपको बता दी हैं कि जजेस मुत्तहिद हैं और कह रहे हैं कि इसी के अंदर रहकर, जो वारदात हुकूमत ने डाली है इसके अंदर रहकर ही हम मुकाबला करेंगे और इसमें जीत कर दिखाएंगे कि हम आज़ाद हैं, आज़ादी के लिए हम खड़े हैं और हम सुप्रीम कोर्ट को जो ये ज़िबा किया गया है इसके खिलाफ हम डट गए हैं, कोई इस्तीफा नहीं आने वाला और जजेस मुत्तहिद होकर इसका मुकाबला करने वाले हैं। ये बड़ी दिलचस्प बात है। मोहम्मद मालिक साहब ने एयर पर बात करते हुए कही कि जी याया अफरीदी साहब जो है ना वो तो सो रहे थे जब उनका ये फैसला हो रहा था कि उनको चीफ जस्टिस बनाया जा रहा है। साढ़े 9 बजे सो गए, ये लोग 9:30 बजे सो जाते हैं। तो आप सोचिए आपका नाम चल रहा हो या आपका फैसला होना हो तो आपको मुझे नींद नहीं आएगी। वो कह रहे हैं जी मेरा और आपका नाम चल रहा हो चीफ जस्टिस के लिए मेरी नींद नहीं आएगी, लेकिन वो 9:30 बजे सो रहे थे, उनको इससे कोई मसला नहीं था। अब जनाब हुकूमत अब भी रोड़े अटका रही है। मुझे नहीं लगता कि ये काम ज़्यादा अरसा चल सकेगा कि इमरान खान साहब की अहलिया को किसी तरह रिहाई ना मिल सके और वो रोबकार और वो जारी ना हो सके। जजेस अचानक गायब हो गए सारे जब उनको रिहाई मिल गई। इस पर सलमान सफदर कहते हैं बिलाखिर 264 दिन बाद बुशरा इमरान तमाम केसों का सामना करके जमानत हासिल कर चुकी हैं। हम समझते थे कि औरतों के खिलाफ ऐसे केस नहीं शुरू होने चाहिए थे। बैरिस्टर सलमान सफदर तो बिलावल को बड़ी गैरत जागती थी, वो मरियम का दरवाजा टूट गया फलां। अब तो कई यहां पर खवातीन के दरवाजे तोड़े गए, घरों में दाखिल हुआ गया, पता नहीं जजेस के बेडरूम्स में कैमरे लगे, तो अब उनको याद नहीं आता और अब खातून के खिलाफ कैसे कैसे केसेस बने, इद्दत केस भी बना। बिलावल कभी इस पर बात नहीं करेंगे। अच्छा जी, जजेस के हवाले से बात आ रही है, कुछ जजेस तो आएंगे ही नहीं, लेकिन वुकला ने कहा है काला कोट पहनकर बतौर वकील कोई भी नहीं जाएगा काजी फाइसा के अलविदाई तकरीब में। काजी फाइसा के रेफरेंस में कोई वकील काला कोट पहनकर शरीक नहीं होगा। नायब सदर सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन, इन्होंने जब ऐलान किया तो देखिए रिएक्शन भी था। इस पर खुशी का वुकला इजहार कर रहे थे कि बिल्कुल ठीक है। अच्छा, ये बड़ी दिलचस्प बात है। BBC पर कॉलम लिखा है, मोहम्मद हनीफ साहब ने, बड़े मशहूर राइटर हैं, उन्होंने लिखा नवाज शरीफ का नौहा, और इसमें वो लिखते हैं कि जी नवाज शरीफ रोते धोते रहते हैं और अब भी कि उनका भाई वजीर आजम है, बेटी को उन्होंने वजीर आला बनवा लिया जबकि वो इस लायक भी नहीं, उनको वोट भी नहीं मिले, और किस तरह से उन्होंने सब कुछ किया और अपने समधी को नायब वजीर आजम बनवा दिया।
پھر بھی آ کر انہوں نے جو شعر پڑھا وہ ایسے تھا کہ جیسے شکوہ کر رہے ہیں، شکایت کر رہے ہیں. اتنے خوش قسمت ہو کے ڈیلیں کر کے ان کو تو سکھانا چاہیے. وہ کہہ رہے تھے جا کر بتائیں منظور پشتین کو بھی ملیں، اور اس کے علاوہ بلوچستان کے لوگوں سے جا کر ملیں اور ان کو جا کر بتائیں کہ جناب کیسے ڈیل شیل کی جاتی ہے، کیسے کرنا ہے. ہاں تمہارے ساتھ اگر کچھ غلط ہو رہا ہے میں تمہیں بتاتا ہوں کہ رستہ کیا ہوتا ہے، کیسے ہوتا ہے، میں کس طرح نکل جاتا ہوں، کس طرح میں ڈیل کرتا ہوں، کس طرح سارا کچھ کرتا ہوں. تو ان کو یہ کرنا چاہیے، لیکن وہ رو ہی رہے ہیں. تو محمد حنیف صاحب کی اس بات کو حامد میر صاحب نے بھی کوٹ کیا. محمد حنیف صاحب نے لکھا ہے کہ نواز شریف کا غم اس بزرگ کا غم لگتا ہے جو 4 شادیوں اور 14 بچوں کے بعد پوتے پوتیوں سے شکوہ کرتے پہ جاتے ہیں کہ مجھے سچا پیار نہیں ملا. معلوم نہیں نواز شریف کو یہ مذاق کیسے لگے گا، لیکن مجھے تو اچھا نہیں لگا. حامد میر کہتے ہیں مجھے نہیں اچھا لگا غالب. اور وہ اب نواز شریف صاحب باہر بھی جا رہے ہیں. سب کچھ ہونے کے بعد بھی ان کا رونا دھونا ختم نہیں ہو رہا. اتنا اس ملک پر ظلم ہو گیا، جبر اور تشدد ہو گیا، کچھ بچا نہیں. آئین بھی پامال ہو گیا، جوڈیشری کا بھی بیڑا غرق کر دیا، اپنے اقتدار کے لیے ڈیلیں بھی کر لی، کیس بھی ختم کروا لیے. پھر بھی جناب محلات میں بھی رہتے ہیں، آ جا رہے ہیں سارا کچھ، کہ پھر بھی وہی ان کا رونا ہی نہیں بند ہو رہا. نامزد چیف جسٹس یحییٰ افریدی نے سپریم کورٹ کی مختلف برانچز سے بریفنگ پریزنٹیشن کل مانگ لی ہے. بطور چیف جسٹس ایکٹیو ہو چکے ہیں. انہوں نے 3 جگہ پر ملاقاتیں کی ہیں. قاضی فیصل سے الگ ملاقات، منصور علی شاہ صاحب سے الگ ملاقات ان کے چیمبر میں، اور منیب اختر سے بھی ملاقات کی ہے. اور یہ جو باتیں تھیں کہ استعفے آ رہے ہیں، فلاں ہو رہا ہے، یا ان کو کہا گیا کہ آپ نہ بنے، کوئی ایسی کہانی نہیں ہے. نہ کوئی استعفیٰ آ رہا ہے، نہ یحییٰ افریدی سے کسی جج نے کہا ہے کہ آپ نہ بنے، بلکہ کہا ہے کہ آپ ہی بنے، کیونکہ ہم نے مل کر اب بچانا ہے جو کچھ ہمارے پاس رہ گیا ہے اس میں رہ کر. ورنہ تو اگر آپ نے انکار کیا تو اس کے بعد حکومت جو ہے وہ اور ہی کچھ کر ڈالے گی. تو ابھی دیکھ لیجئے، یہ جو میں آپ سے کر رہا ہوں یہ چند دن میں ہی آپ کو یہ خبریں سامنے انشاءاللہ سچ ہوتی نظر آئیں گی. یحییٰ افریدی جسٹس کی چیف جسٹس قاضی فائزہ اور جسٹس منصور سے علیحدہ ملاقاتیں ہوئیں. جسٹس یحییٰ افریدی چیف جسٹس پاکستان مقرر، صدر کی منظوری کے بعد نوٹیفیکیشن بھی جاری ہو گیا. جسٹس منصور علی شاہ عمرے کی ادائیگی کے لیے کل سعودی عرب جا رہے ہیں. مطلب یہ کہ وہ کوئی لفٹ نہیں کرا رہے قاضی فائزہ کو. پہلے انہوں نے قاضی فائزہ کو بچایا تھا جب ان کے خلاف ریفرنس آیا تھا. اب انہوں نے دیکھ لیا کہ یہ شخص احسان فراموش ہے، پیٹھ میں چھرا گھومتا ہے، لہٰذا جسٹس منصور علی شاہ عمرے کی ادائیگی کے لیے کل سعودی عرب روانہ ہو رہے ہیں. وہ رک بھی سکتے تھے 1-2 دن کے لیے، اور اب جسٹس منصور علی شاہ اہل خانہ کے ہمراہ عمرے کی ادائیگی کے بعد 1 نومبر کو واپس آئیں گے. تو اس وقت تک دیکھتے ہیں کہ یحییٰ افریدی صاحب کیا کچھ کر جاتے ہیں، کیونکہ چیزیں تب تک بڑی واضح ہو چکی ہوں گی. چیف جسٹس قاضی فائزہ کے اعزاز میں فل کورٹ ریفرنس 25 اکتوبر کو ہوگا، اور 25 اکتوبر کو پاکستان کی تاریخ کے اس لحاظ سے ایک سیاہ دور کا خاتمہ ہو جائے گا کہ چیف جسٹس ہوتے ہوئے جس طرح کے انہوں نے فیصلے دیے کہ عالمی سطح پر پاکستان کی جگہ آئی کہ یہاں کون سی جمہوریت ہے، کس طرح کا یہاں پر الیکشن ہوا، کس طرح عورتوں سے کاغذات چھینے گئے، کس طرح سب سے مقبول جماعت کا انتخابی نشان چھینا گیا. وہ ان سے نہیں، وہ لوگوں سے حق چھینا گیا کہ وہ ووٹ ڈال سکیں. اور وہ کچھ ہوا ہے پاکستان میں اس دور میں کہ کبھی نہیں ہوا. تو انہوں نے جسٹس منیر اور باقی جتنے ججز کو برا بھلا کہا جاتا تھا ان سب کو پیچھے چھوڑ دیا. اجازت دیجیے، اللہ حافظ.